बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल वहशत ज़दा मोहब्बत, जिसके राइटर हैं H.A. चौधरी, उसकी ये दूसरी एपिसोड है। और इस नावल को यार ये जो इस चैनल पर ना आप लोगों को सारी वीडियोस अपलोड करके मैं दूँगी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि आधे घंटे का हो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। और अगर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम होगा तो होगा ये कि मैं आप लोगों को हो सकता है कि 2 एपिसोड्स दे दिया करूँ डेली बेसिस पर, या हो सकता है कि एक ही दूँ कोई और इसके साथ मज़ीद एक और नावल स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भाई एक ही नावल को ख़त्म कर लें, 2-2 करने की क्या ज़रूरत है। तो जनाब, करने का मकसद ये होता है कि हर नावल हर एक को नहीं पसंद आता। मुझे नहीं पता ये किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए, ठीक है। तो साथ में दूसरा नावल स्टार्ट करने का यही मकसद है। तो जिसको वो पसंद नहीं आता वो दूसरे वाला नावल साथ में सुन लिया करें। मैं अपने चैनल को रिस्क में तो नहीं डाल सकती ना, सिर्फ आप लोगों की एक फरमाइश पर या आप लोगों की बात पर, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों की हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखती हूँ, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, ठीक है। और ये कुछ ही दिन तक हैं, बस मौजें कर लो, जितने मौजें करनी कर लो। ये बस थोड़े से ही दिन है मेरे पास, उसके बाद फिर मेरी स्टडी स्टार्ट हो जानी है। फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊँगी, इसीलिए जितना दे रही हूँ उसी में खुश रहो और अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स दो, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से नॉवेल्स प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। अभी मेरा इरादा तो है कि मैं पुराने नावल स्टार्ट करूं, पर मुझे लगता है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, तो पता नहीं मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, तो कुछ कह नहीं सकती। लेकिन अभी मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं कोई अच्छे से नावल पढ़ूँ यार, हवेली टाइप के, और जिस तरह के वो नावल थे। जैसे कि मैंने नावल आंचल के बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बहुत मज़े के होते थे, जैसे कि टूटा हुआ तारा और जैसे कि झील किनारा कंकर, बहुत मज़े के नावल थे। और इसके अलावा और भी ये चाहते ये शिद्दतें, खैर ये तो अब बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। कहाँ रह गए थे तुम दोनों, कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने। पाशा ने काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब दोनों को आते देखा तो खफके से पूछा, भाई वो टायर पंक्चर हो गया था, बदलने में देर लग गई। उन दोनों में से एक ने कहा, चलो जल्दी करो, सर की कॉल आई है। ये कहते हुए तीनों गाड़ी की जानिब चल दिए। रिदा, आज डिनर मेरे साथ करोगी बाहर, समीर ने रिदा को कॉल करते हुए कहा। नहीं भाई, नहीं आने देंगे, रिदा ने मना करते हुए कहा। भाई से मैं इजाज़त ले लेता हूँ, फिर आ जाओगी। शादी को थोड़े दिन ही तो रह गए हैं, सब्र कर लो, फिर सारे डिनर साथ में करेंगे। रिदा अभी भी इनकार कर रही थी। प्लीज़ 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 रिदा, बस आखिरी दफ़ा, इसके बाद शादी से पहले नहीं मिलेंगे, वादा। समीर मिन्नतों पर आ गया था। अच्छा बाबा, आ जाऊँगी, लेकिन आखिरी बार बस, रिदा ने हार मानते हुए कहा था। मैं हैदर की तरफ हूँ, तुम्हें यहाँ से ही पिक कर लूँगा, तैयार रहना, लव यू, समीर खुशी से बोला। पागल, रिदा ने मुस्कुराते हुए मोबाइल रख दिया। पाशा, वो कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल पहुंची या नहीं अभी, खान ने टीवी ऑन करते हुए कहा। मिल गई है सर, कल मिलना चाहते हैं आपसे वो लोग, पाशा ने खान को बताया। ठीक है, कल किसी टाइम ऑफिस में बुला लो। खान चैनल्स बदल कर आता। बेहतर सर, पाशा ने कहा और चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पाशा को अंगूठी का याद आया, लेकिन डरता कह नहीं पा रहा था। आखिरकार हिम्मत करते हुए कहा, सर एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। खान टीवी को घूर रहा था। आपके लिए एक चीज़ ली है, सूट करेगी आप पे। क्या चीज़? खान ने पाशा की बात सुनी तो थोड़ा हैरान होते हुए बोला। सर अंगूठी। पाशा बोला। क्या? अब मैं अंगूठी पहनूंगा? कल को कहोगे लॉकेट पहनूं, फिर कानों में बालियां, फिर पायल या घुंघरू पहन के तुम्हें मुजरा भी करके दिखाऊं। खान ने साथ हाथों से हल्का सा डांस का इशारा भी किया। खान ने कहा, तो ये सब गुस्से में था, लेकिन ये बात सुनकर पाशा की हंसी बड़ी मुश्किल से रुकी। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं, ये और तरह की है, पाशा ने संजीदा सा मुँह बनाकर कहा। अच्छा दिखाओ क्या लेकर आए हो, आज तुम्हारी पसंद भी देख लेते हैं, खान ने पाशा का दिल रखने के लिए कहा। पाशा ने डिबिया खोलकर खान के सामने की। खान ने अंगूठी पकड़ते हुए एक नज़र पाशा को देखा और फिर गहरी नज़र से अंगूठी को देखने लग गया। एक सिक्के की साइज़ की अंगूठी थी। अरे वाह पाशा, ये पहन के और कमीना लगूंगा। खान ने अंगूठी पहनते हुए कहा। अच्छी लग रही है सर, पाशा बोला। जा पाशा, आज तेरी बात मान ली, क्या याद करोगे? शेर मुझे पसंद है, क्योंकि ये जब चीरता है ना तो रहम नहीं करता। पाशा, आज का खाना बाहर खाएंगे, तुझे भी देता हूँ आज कुछ। खान इतना कहकर नहाने के लिए चला गया। पाशा मुस्कुराया और बाहर निकल गया। रात हो चुकी थी। खान और पाशा डिनर के लिए निकल चुके थे। पीछे खान की पूरी फोर्स थी। जिस होटल में खाना आ रहा था उसी में समीर और रिदा पहले से मौजूद थे। खान और पाशा होटल के अंदर आया और खान अपने टेबल पर बैठ गया। खान हमेशा वहीं बैठता था, उनके करीब ही, लेकिन दूसरी सिम सुमेरा और
समीर और रिदा बैठे हुए थे। दोनों के दरमियान में बड़ा सा आर्टिफिशियल पौधा था जो कि एक दीवार की हैसियत रखता था। वो सिमत कुछ ऐसी थी कि वो लोग खान को नहीं देख सकते थे, लेकिन खान थोड़ा सा पीछे होकर उन्हें देख सकता था। खान अपनी सीट पर बैठा और पाशा चुपचाप खड़ा हो गया। बैठो पाशा, खड़े क्यों हो गए हो? खान ने पाशा से कहा। पाशा भी बैठ गया। बाकी सब लोग बाहर थे। पाशा, आज खाना तुम्हारी मर्ज़ी का होगा, खान खुश होते हुए बोला था। पाशा ने मना किया, लेकिन खान ने आज पाशा पर छोड़ दिया। पाशा को खान की पसंद का पता था, इसलिए उसने वहीं ऑर्डर किया। खान कुर्सी से टेक लगाकर छत को देखने लग गया। उसी समय समीर और रिदा की आवाज़ें सुनाई दी। रिदा, तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था ना, उसी दिन फैसला कर लिया था मेरी दुल्हन तुम ही बनोगी, समीर रिदा से कह रहा था। इतना यकीन था खुद पर जनाब को? रिदा बोली। बहुत ज़्यादा यकीन था, और इससे ज़्यादा यकीन मुझे अपनी बहन पर था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेगी। जैसे ही मैंने उसे बताया, वो पहले ही ये सोच के बैठी हुई थी, समीर ने कहा तो दोनों हंसने लगे थे। उनकी प्यार भरी बातें चलती रही। खान को ऐसी बातों से चिढ़ थी, ये प्यार मोहब्बत से, इसलिए उसने नज़रअंदाज किया। खाना लग चुका था। खान ने अभी पहला नवाला मुंह में डाला था कि फिर समीर की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि लोग तरसेंगे तुम्हारे जैसा नसीब पाने के लिए। खान ने कांटा नीचे रखा, दिल में गाली दी और पीछे होकर उनको देखने लग गया। क्या देखता है कि समीर रिदा का हाथ पकड़े हुए कह रहा था। जवाब में रिदा थोड़ी शर्माई और अपना दूसरा हाथ भी समीर के हाथ पे रखती हुई बोली, मुझे यकीन है आप पर। खान ने यह सब देखा तो गुस्से से पाशा की तरफ देखा। अगर ये चुप ना हुए तो मर जाएंगे मेरे हाथों से, खान गुस्से से बोला। चुप करवा दो सर। पाशा ने पिस्तौल निकाला और उठते हुए बोला, बैठ जा, खाना खाओ। क्यों पब्लिक प्लेस में वाट लगाने लगे हो? खैर, खान किसी तरह नज़रअंदाज करते हुए खाना खाने में मशगूल हो गया। इधर रिदा और समीर खाना खाकर फारिग हो चुके थे। दोनों उठे और बाहर की जानिब चल दिए। गेट पे पहुंचकर समीर को याद आया कि अपना मोबाइल भूल आया टेबल पर। रिदा, तुम रुको, मैं मोबाइल लेकर आया और आइसक्रीम भी लेकर आता हूँ। समीर इतना कहकर वापस पलटा और रिदा वहाँ लगी एक मुजस्मे को देखने और उस पर लगी तख्ती पढ़ने लगी। इधर खाना खाते हुए पाशा को कॉल आई। सर, गोदाम पर रेड हुई है, अपने एक बंदे को ले गए हैं, उठा के जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई कुछ बोल दे, पाशा ने तैयार होते हुए कहा। खान एकदम से उठा और कुछ कहे बगैर बाहर की जानिब तेज तेज चल दिया। रिदा इस बात से बेखबर कि वो रास्ते में खड़ी है, बोर्ड पढ़ रही थी। खान को पहले ही जल्दी थी। उसने करीब आकर उसका बाजू पकड़कर एक तरफ करना चाहा। जैसे ही खान ने रिदा का बाजू पकड़ा, रिदा की नज़र हाथ पर गई। वो समझी थी कि समीर होगा, पर वो एक अनजाना हाथ था। रिदा ने आओ देखा न था घूम कर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। खान भाई आप? रिदा के मुंह से बेख्तियार निकला जब उसने खान को देखा। खान का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने रिदा की तरफ देखा तो वो घबरा कर पीछे हो गई। सर, टाइम नहीं है, मुसीबत में फंस सकते हैं, पाशा ने सूरत हाल को भांपते हुए कहा। खान खा जाने वाली नज़रों से रिदा को देख रहा था। उसका हाथ उठने ही लगवाला था, लेकिन पाशा की बात सुनकर बाहर निकल गया। आप तो गई मैम, पाशा रिदा को कहते हुए खान के पीछे चला गया। समीर आइसक्रीम लेकर आया तो रिदा डरी हुई खड़ी थी। समीर ने देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? मैंने खान को थप्पड़ मार दिया, रिदा ने घबराए हुए कहा, साथ ही रोने लग गई थी। समीर ने उस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और उसे हौसला देते हुए बाहर निकल गया। रिदा सख्त घबराई हुई थी। कुछ नहीं होता यार, गलती तुम्हारी नहीं है, समीर ने कहा। रिदा उसे सारी बात बता चुकी थी। आप नहीं जानते खान को, रिदा बोली। कुछ नहीं होता, खान कहा नहीं जाएगा, तुम्हें जो इतना डर रही हो, समीर हौसला दे रहा था। मैं सॉरी भी नहीं बोल पाई, मुझे बहुत डर लग रहा है समीर, रिदा अभी भी डरी हुई थी। ओहो यार, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, भरोसा रखो, समीर ने कहा और दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन रिदा जानती थी कि खान माफ़ करने वालों में से नहीं है, जालिम है। समीर ने उसे घर छोड़ा और ख़ुद भी अपने घर आ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसका मतलब था मलाइका आ चुकी थी। उसने घर में दाखिल होकर मलाइका को आवाज़ें दी, लेकिन जवाब नहीं आया। वो समझा सो चुकी होगी, इसलिए वो भी अपने कमरे में चला गया और रिदा को तसल्ली के लिए एक मैसेज किया और थोड़ी देर बाद सो गया। उधर रिदा सख्त परेशान थी। वो बार बार मलाइका को कॉल कर रही थी, लेकिन नंबर बंद था। उस रात रिदा को नींद भी नहीं आई। सोचती रही कि सुबह बाबा से बात करूंगी। इधर समीर सुबह उठा तो भूख से बुरा हाल था। मलाइका को आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। आखिर आंखें मलता हुआ मलाइका के कमरे में पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एकदम झटके से पीछे हट गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें झपकना भूल गया। सामने मलाइका का जिस्म झूल रहा था। बेजान मलाइका की लाश पंखे से लटकी हुई थी। खान उसी गुस्से के साथ वहाँ से पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ उन पर चलाने लगा था। हालांकि गोदाम खान का ही था, लेकिन किसी को पता नहीं था और उस आदमी ने अभी तक मुंह नहीं खोला था। पाशा ने जब ये सूरत हाल देखी कि इससे मामला और बिगड़ सकता है, उसने खान को ये कहकर वापस भेज दिया कि सर मैं देख लेता हूँ, आप जाइए।
खान वापस आ गया, लेकिन उसे अपने चेहरे पर बार बार वही थप्पड़ लगता हुआ महसूस हो रहा था। घर आकर उसने ना जाने कितनी चीज़ें तोड़ दी थी, पता नहीं किस किस पे गुस्सा निकाला था। सुबह को खान सिगरेट सुलगाए अंधेरे कमरे में ही बैठा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर एक कटा हुआ हाथ एक शीशे के बॉक्स में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें वैसे की वैसे ही सुर्ख थी, ऐसे लग रहा था जैसे रात भर सोया ना हो। पाशा दस्तक देकर अंदर आया। सर, रात वाला मसला हल हो गया है और वो बंदा भी छोड़ दिया उन्होंने, पाशा ने करीब खड़े होते हुए कहा था। पाशा, तुम्हें पता है आखिरी बार थप्पड़ मुझे किसने मारा था? खान ने मुकम्मल तौर पर पाशा की बात अनसुनी करते हुए बोला। सर, आपने बताया था कि 12 साल पहले सेठ खावर हयात ने। पाशा ने डरते हुए कहा। और तुम्हें पता है ना मैंने उसके साथ क्या किया था? खान बगैर आंखें चुपके उस कटे हुए हाथ को घूरते हुए बोला था। जी सर, आपने उसका वो हाथ काट दिया था और भीख मंगवाई थी। खान ने कहा। आज 12 साल बाद मुझे किसी ने थप्पड़ मारा और सारी रात मुझे वो 12 साल पहले का थप्पड़ याद आता रहा। खान की आवाज़ में एक वहशत थी। पाशा चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था खान ये कभी नहीं भूलेगा और ना ही माफ़ करेगा। तुम्हें पता है पाशा, ये हाथ मैंने क्यों संभाल के रखा हुआ है? क्योंकि इसी हाथ ने मुझे शाजी से खान बना दिया था। वो एक थप्पड़। खान ने एक लंबा कश लेते हुए कहा। पाशा चुपचाप सुन रहा था। उसे पता था कुछ बुरा होने वाला है। एक लम्हे खामोशी के बाद खान फिर से बोला। आज 12 साल की नफरत फिर से जागी है पाशा खान को। थप्पड़, यही थप्पड़ मैं दुनिया के लिए व्रत बना दूंगा। पता करो उस लड़की का। खान ने गुस्से से कहा। तो पाशा हुक्म की तामील करते हुए जी सर कहकर बाहर चला गया। इधर मलाइका की मौत ने कहराम मचा दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मलाइका खुदकुशी करेगी। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। घर में क़यामत का मंजर था। जवान हंसती मुस्कुराती बेटी आज उनके सामने बेजान पड़ी हुई थी। जब रिदा को मलाइका की खुदकुशी की खबर मिली तो वो खुद को संभाल नहीं सकी और वहीं गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। काफ़ी देर बाद होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी ये हालत शदीद सदमे की वजह से हुई है। रिदा रोए जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मलाइका उसे बहनों से भी बढ़कर थी, लेकिन ये वो कैसे कर सकती? आखिर क्यों वो खुद से कह रही थी क्या खान? वो रोते रोते एकदम चुप हुई। नहीं, मलाइका जान नहीं दे सकती, इतनी पागल नहीं थी वो। रिदा के जहन में हज़ारों ख्याल उठ रहे थे। मलाइका की मौत बज़ाहिर तो खुदकुशी थी, लेकिन फिर भी पुलिस केस था। SHO फराज भट्टू को ये केस सौंपा गया, जो कि एक सख्त रौबदार शख्स था। वो ईमानदार होने के साथ साथ काबिल इंसान भी था। लाश की जांच पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। घर में कोई बात हुई थी क्या? फराज भट्टू ने वालिदैन से पूछते हुए कहा। नहीं, हमारी बेटी तो बहुत खुश थी। कभी कोई आज तक ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि उसी की वजह से ही तो सारी रौनक थी। मलाइका की माँ ने रोते हुए कहा। फिर क्यों करेगी खुदकुशी? कोई बात तो होगी ना? SHO सोचते हुए बोला। यही तो हमें समझ नहीं आ रही। इस पर मलाइका के वालिद ने जवाब दिया। फिर कुछ सवाल किए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक इंतज़ार करने को कहा और उठकर जाने लगे। दरवाजे में पहुंचकर फराज भट्टू को कुछ याद आया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया आप लोग कहाँ थे? उसने दरवाजे से पूछते हुए कहा। हम एक तकरीब में गए हुए थे, वहाँ ही पता चला, वहाँ से ही आ रहे हैं। घर में मलाइका और उसका भाई समीर था, मलाइका के वालिद ने बताया। तो फराज भट्टू फिर पलटा और कहा, मैं समीर से बात करना चाहूँगा। समीर को बुलाया गया। तुमने ही देखा था ना सुबह सबसे पहले? फराज ने पूछा। जी सर, समीर ने नम आंखों से जवाब दिया। रात को कब देखा था आखिरी बार? फराज उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जी रात को नहीं, शाम को देखा था। किसी दोस्त से मिलने जा रही थी। कह रही थी उसकी दोस्त किसी दूसरे मुल्क जा रही थी। रात की फ़्लाइट थी तो उसे मिलना था। मुझसे कह के गई थी कि थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी, समीर ने बताया। तो कब वापस आई? फराज ने पूछा। पता नहीं, मैं दोस्त की तरफ चला गया था, वहाँ देर हो गई। जब वापस आया तब वो आ चुकी थी। मैंने आवाज़ें दी लेकिन जवाब नहीं आया। मैं समझा सो गई है, फिर मैं भी सोने चला गया, समीर ने बताया। तो उसके बाप ने एक थप्पड़ उसे दे मारा। बेगैरत इंसान, बहन घर में अकेली और तुम दोस्तों के साथ घूमते फिर रहे हो, उसका बाप गुस्से से चिल्लाया। जैसे पास खड़े सिपाहियों ने पकड़ कर बिठाया। ये सब इसी की वजह से हुआ। अगर घर होता तो कम से कम रोक ही लेता। बाप बैठता हुआ बोला। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मलाइका आ गई है? फराज ने सोचते हुए कहा। जी वो बाहर से गेट लॉक करके गया था, वो खुला हुआ था, समीर ने मुंह पर हाथ जमाते हुए कहा था। ओह, फराज भट्टू ने एक लंबी सांस भरी। मलाइका की बहुत करीबी दोस्त? जी रिदा है, वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद SHO ने रिदा के मतलब कुछ मालूमात ली और वहाँ से चला गया। रिदा की कुछ हालत बेहतर हुई थी अब, लेकिन वो अस्पताल में ही थी। उसके पास उसका भाई और भाभी थे, जबकि रिदा के वालिद मलाइका के घर चले गए थे। फराज भट्टू अस्पताल आया और रिदा के भाई को तारुफ करवाते हुए बोला, लेकिन मुझे कुछ सवाल करने हैं। उन्होंने सर हिलाया और बाहर चले गए। रिदा की आंखों से आंसू बह रहे थे।
फराज ने मलाइका के मुतालिक पूछा, और कोई ऐसी बात जिसकी वजह से कोई टेंशन हो ज़ेनी। लेकिन रिदा ने कोई बात ना बताई। फराज का लहजा उसके साथ बहुत नरम था। आखिर कुछ सवाल करने के बाद जब वो जाने लगा तो रिदा एकदम बोली, क्या मैं आप पर एतमाद कर सकती हूँ? ये बात फराज के लिए कुछ अजीब थी। वो मुड़ा और रिदा के पास बैठते हुए कहा, जी ज़रूर, क्यों नहीं। रिदा ने अपने आंसू साफ किए और उसके और ख़ान के बारे में सब कुछ बता दिया। फराज ने सारी बातें बहुत गौर से सुनी, जिसके बाद उसके जहन के सारे दल खुल गए। शाजिल ख़ान, फराज सोचते हुए बोला, वो तो बड़ा आदमी है, लेकिन आज तक उसका कोई अफेयर नहीं सुना कभी। फराज बोला, आपकी बात से तो यही अंदाज़ा लगता है कि मलाइका ने ख़ान की मोहब्बत में जान दी है, उसको यकीन दिलाने के लिए। खैर, रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। आपने बहुत मदद की है, मज़ीद भी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उम्मीद करता हूँ आपको कोऑपरेट करेंगे। फराज ये कहता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जी, रिदा ने बस इतना ही कहा। रिदा को ख़ान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। घटिया इंसान, पता नहीं ऐसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं, किसी की चाहत का ख्याल नहीं कर सकते। मेरी मासूम सी दोस्त बेचारी, रिदा ने खुद से ही कहा और रोने लग गई। सर, आपको एसपी साहब ने बुलाया। फराज अपने ऑफिस में बैठा था जब कांस्टेबल ने बताया आकर। ठीक है, आता हूँ। उसने फ़ाइल उठाई और जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर वो एसपी ज़हीर के सामने बैठा था, जो फराज को बट्टू साहब कहकर बुलाता था। हाँ जी बट्टू साहब, क्या रिपोर्ट है? एसपी ने पूछते हुए कहा। सर, मामला कुछ और ही है। फराज ने बताया। क्या मतलब? ये तो खुदकुशी का केस था, सीधा सीधा। एसपी ने कहा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। फराज ने फाइल सामने रखते हुए कहा। एसपी ने रिपोर्ट पढ़ी। ओह, तो ये बात है, ज़हीर आंखें सुकेड़ते हुए बोला। और हाँ सर, एक और बात मालूम हुई है। इसके बाद उसने रिदा से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा बताया। ख़ान का नाम नहीं ले सकते हम, तुम्हें पता है। एसपी ने बात सुनने के बाद कहा। वेल डन बट्टू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसे छोड़ो, मैं देख लूँगा। तुम्हारे लिए एक और केस है, वो शुगर मिल्स वाला केस। मैं चाहता हूँ तुम पर्सनली देखो। ये बात सुनकर फराज को हैरत हुई थी और शक भी। उसने तायद में सर हिलाया और इजाज़त लेकर चला गया। शाम तक खुदकुशी करार दे दी गई थी। रिदा का रो रो कर बुरा हाल था। तदफीन के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर अपने घर आ गए। रिदा कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया था। वो रोई जा रही थी। अचानक उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा उतर आया और वो रोते रोते चुप हो गई। पाशा खान को कल होने वाली मीटिंग के बारे में बता रहा था जब एसपी ज़हीर घर में दाखिल हुआ। खान साहब कैसे हैं आप? इसने आते ही पूछा। खैर है एसपी, तुम्हें इस वक्त टपक पड़े हो। खान ने अजीब नज़रों से एसपी को देखा। खान साहब, मसला हो गया, एक छोटा सा केस बन रहा है। एसपी ने बताया। तो अब क्या छोटे से केस के लिए भी ऊपर से फ़ोन करवाऊँ? खान गुस्से से बोला। अरे नहीं नहीं खान साहब, हम किस लिए हैं आपके ताबेदार, लेकिन आप तो जानते हैं। एसपी खुशामद करते हुए बोला। पाशा, खान ने एसपी की बात काटते हुए कहा। पाशा अंदर गया और एक लिफाफा एसपी को पकड़ा दिया। एसपी ने लिफाफे को चूमा और ये बेफिक्र रहने का कहते हुए चला गया। सर, केस तो पूछ लेते। पाशा ने उसके जाने के बाद कहा। होगा कोई छोटा सा पैसे खाने के बहाने आ गया होगा फजूल में साला। खान तूकते हुए बोला। अगले दिन खान के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी कि दरवाजे पे चीखने की आवाज़ आई, फिर किसी को थप्पड़ लगने की आवाज़ आई। सारी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। शोर बढ़ता जा रहा था। वो किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें थी। सबकी तवज्जो उसकी जानिब हो गई। कुछ देर बाद एकदम से दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। वो रिदा थी। पाशा उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिदा उसे धक्का देकर अंदर आ चुकी थी। खान ने जैसे ही रिदा को देखा, उसका खून खौलने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर रिदा को देख रहा था। क्या कसूर था मलाइका का? रिदा ने आते ही चिल्ला के कहा। मैम प्लीज़। पाशा ने आगे होकर बस इतना ही कहा था कि रिदा ने एक थप्पड़ पाशा को दे मारा। पाशा मुंह पे हाथ रख के थोड़ा साइड पे हो गया। एक बार फिर थप्पड़ देकर खान के जिस्म में अजीब सी लर्जिश पैदा हो गई। कुर्सी पे उसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। मोहब्बत करती थी वो तुमसे, दिन रात नाम लेती थी तुम्हारा, लेकिन तुम क्या जानो मोहब्बत होती क्या है। तुम्हें तो बस दुख देना आता है, लोगों को मार कर मज़ा आता है। रिदा चिल्ला रही थी और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। दरिंदे हो तुम, दरिंदे। क्या जाता अगर उसकी चाहत का भरम रख लेते, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई जिए या मरे? रिदा बस बोलती जा रही थी। खान की आंखों में नफ़रत और हैरत के मिले जुले रंग थे, जबकि बाकी लोग कभी रिदा की तरफ और कभी खान की तरफ देख रहे थे। अरे तुम जैसे लोग मोहब्बत तो क्या, नफ़रत के भी काबिल नहीं होते। मर क्यों नहीं जाते तुम? रिदा मुसलसल चिल्लाया और रो जा रही थी। मलाइका ने साबित कर दिया कि मोहब्बत घटिया लोगों से भी हो जाती है, जो मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते। तुम्हारे माँ बाप भी तुम जैसी घटिया औलाद पर लानत भेजते होंगे। मैम, रिदा की बात पर पाशा ने ज़ोर से रोकने की कोशिश की, लेकिन रिदा ने फिर पाशा को थप्पड़ दे मारा। पाशा अब तक 3 थप्पड़ खा चुका था।
तुम्ही ने कहा था ना कि कोई मोहब्बत नहीं करता, किसी से सबूत चाहिए था ना, लो आज मलाइका ने जान देकर साबित कर दिया कि मोहब्बत ऐसे की जाती है। अब यकीन आ जाएगा या अभी भी नहीं? जान ले लिया तुमने उस मासूम की, कातिल हो तुम उसके, तुम्हें भी मरना होगा। रिदा रोने लग गई। थोड़ी देर बाद अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मेरी दुआ है कि तुम सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसो, तड़पो, लेकिन तुम्हें कभी मोहब्बत ना मिले और ऐसे ही तड़पते हुए मरो। तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी खान, लानत भेजती हूँ तुम पर। रिदा रोते हुए बाहर निकल गई। खान के लिए सब बर्दाश्त से बाहर रो रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इतने लोगों के सामने खान को एक लड़की जलील करके चली गई थी और खान एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया था। सूरत हाल गमगीन हो रही थी। खान के एडवाइज़र ने खान की हालत का अंदाज़ा लगाते हुए मीटिंग बर्खास्त कर दी। वी आर रियली सॉरी, मीटिंग दोबारा होगी, एडवाइज़र ने माजरत करते हुए कहा। सब लोग उठकर बाहर चले गए। उनके जाते ही खान एकदम उठा और कुर्सी उठाकर दीवार पर दे मारी। पानी का ग्लास सामने पड़े लैपटॉप पर इतने ज़ोर से मारा कि ग्लास के टुकड़े होने के साथ साथ लैपटॉप के भी टुकड़े हो गए और ख़ुद दीवार पर लगे विंडो ग्लास के साथ साथ हाथ रखकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ घूरने लग गया। कुछ देर के लिए हॉल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। खान की तेज़ और गुस्से भरी सांसें सुनाई दे रही थी, जैसे शाम की फनकार होती है। कूल डाउन खान साहब। आखिर कुछ देर बाद एडवाइज़र ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, लेकिन खान वैसे ही आंखें फाड़े शदीद गुस्से से बाहर घुरी जा रहा था। पाशा। खान एकदम धाड़ा। पाशा जो कि रिदा के पीछे ही बाहर निकल गया था, दौड़ता हुआ अंदर आया। जी सर। पता क्या इस लड़की का? खान गरजता हुआ बोला। जी सर, लगाए हुए बंदे, शाम तक सब पता चल जाएगा। पाशा हाथ बांधे बोला, जल्दी करो, और हाँ अच्छी तरह पता करना इसका बैकग्राउंड, हर चीज़। खान की इज्जत को चैलेंज किया 2 टके की लड़की ने, मैं इसकी सारी नस्ल ख़त्म कर दूंगा। खान की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। जी सर, पाशा कहता हुआ बाहर चला गया। मैं घर जा रहा हूँ, तुम देखो इसे और शाम को फाइल लेके घर ही आ जाना। खान ने एडवाइज़र से कार फुनकारता हुआ बाहर निकल गया। SHO फराज भट्टू अब इस केस में ज़ाती दिलचस्पी लेने लग गया था, क्योंकि वो खान के ख़िलाफ़ था। वो जानता था कि खान के गैर कानूनी कहीं काम है, लेकिन आला अफसरान की वजह से कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि खान की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। इसलिए उसने फ़ैसला किया था कि वो खुफिया तरीके से उसकी तहकीकात करेगा। वो डिपार्टमेंट में एक शख्स के अलावा किसी पर यकीन नहीं कर सकता था। सरफराज ईमानदार होने के साथ साथ फराज का बहुत अच्छा दोस्त भी था। इसलिए जब फराज ने उससे इस केस का जिक्र किया तो उसने हर किस्म की मदद की यकीन दहानी करवाई थी। मलाइका के घर वाले लाइम थे, सिर्फ रिदा ही जानती थी कि मलाइका खान से मोहब्बत करती है, इसलिए वही इस केस में फराज की हेल्प कर सकती थी। मलाइका की मौत ने सबको हिला के रख दिया था। उसके घर वाले सख्त सदमे का शिकार थे। इधर समीर और रिदा की शादी में भी थोड़े दिन ही रह गए थे, लेकिन मलाइका की मौत ने उनको तोड़ के रख दिया था। रिदा के घर वालों ने हालात देखते हुए शादी थोड़ी लेट कर दी, ताकि उस वक्त तक मलाइका के घर वाले इस सदमे से निकल आएँ। दूसरी तरफ रिदा ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। हर पल उसे मलाइका की बातें सुनाई देती, वो हंसी मजाक शरारतें, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता था। वो मलाइका की खुदकुशी का कसूरवार खान को ही समझ रही थी कि मलाइका ने खान को मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जान दी है। उसका बस चलता तो खान को भी ऐसे ही लटकाती। कल तक जो इस बात से डर रही थी कि खान को थप्पड़ मार दिया, अब क्या होगा? आज वही रिदा खान के ऑफिस में जाके लोगों के सामने उसे जलील कराई थी। इधर खान गुस्से से सुर्ख हुआ पड़ा था। जो लोग खान से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते थे, उनके सामने एक लड़की ने खान की बेइज्जती कर डाली थी। खान को मलाइका की मौत का इल्म नहीं था। जब घर पहुंचा तो पाशा ने कॉल करके बताया। खान ने जब ये सुना तो शायद दिल के किसी कोने में दुख की लहर उठी हो, लेकिन उसकी आंखों से झलकती नफरत ने जाहिर नहीं होने दी। उसके जहन में रिदा के बाद जानिब से कहे गए अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, जो उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। उस वक्त सामने रिदा होती तो टुकड़े कर देता उसके। खान इन्हीं सोचों में गुम था कि सानिया की कॉल आ गई। उसने खान को बताया कि वो अगले हफ्ते वापस आ रही है। खान ये सुनकर थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसे देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। शाम को पाशा आया तो सीधा खान के कमरे में गया, ये बताने कि उस लड़की का पता चल गया, लेकिन तब खान कहीं जा चुका था। पता करने पर मालूम हुआ कि खान को CM ने बुलाया है किसी काम के लिए। रात को जब खान वापस आया तो उसने आते ही पाशा को बताया कि मुझे 1 हफ्ते के लिए कराची जाना है, लेकिन एक ख़ास डीलक्स प्रोजेक्ट को लेकर तुम इतने दिन यहाँ संभालो सारे मामला। खान को जो दुबई वाला प्रोजेक्ट मिला था उसको लेके कोई और रास्ते में आ रहा था। इसमें CM भी इन्वॉल्व था, इसलिए उसका कुछ करना ज़रूरी था, वरना मसला बन सकता था। अक्सर ऐसे कामों के लिए खान पाशा को भेज देता था, लेकिन इस दफ़ा उसका जाना ज़रूरी था। हफ्ता गुजर चुका था। ज़िंदगी अपने मामूल पे चल रही थी। मलाइका के घर वाले भी हकीकत को तस्लीम कर चुके थे। समीर और रिदा एक दूसरे से बात करने के लिए हौसला देते रहते। समीर उसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं खुद को ठहरा रहा था, लेकिन रिदा जानती थी, पर उसने समीर को नहीं बताया था।
रिदा ने समीर से कह दिया था कि वो शादी के बाद उस घर में नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पल पल मलाइका की याद आएगी। समीर ने घर बात की तो उसके घर वाले पहले ही बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। समीर ने भी शादी के बाद दूसरे मुल्क सेट होने का फैसला कर लिया था। इधर खान भी वापस आ चुका था। खान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। पाशा उसे ब्रीफ कर रहा था कि अचानक खान को कुछ याद आया। पाशा, खान एकदम बीच में बोला तो पाशा चुप हो गया। उस लड़की का पता किया? खान भारी आवाज़ में बोला। पाशा भी हैरान हुआ। एक हफ्ता गुजर चुका था। खान उलझ गया था लेकिन भूला नहीं। जी सर, पता चल गया है, रिदा नाम है। पाशा ने बोलना स्टार्ट किया। सर, वो हमारे एक्स मैनेजर सबूर साहब की बेटी है। पाशा ने इतना कहा तो खान की एकदम आंखें फैल गई। सर, फैमिली में माँ बाप, भाई और भाभी हैं और समीर नामी लड़के से मंगनी हुई है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और 1 महीने बाद उनकी शादी है। पाशा ने बताया और उसके बाद समीर के बारे में कुछ बातें बताई। और हाँ सर, वो सानिया मैम की फ्रेंड है। पाशा ने ये बात की तो खान के जहन में कुछ कही, फिर कहीं दस्तक हुई। खान सोच में पड़ गया। खान साहब, लड़की तो खूबसूरत है और आपकी टक्कर की भी है। करीब बैठा हुआ एडवाइज़र बोला। आपके सामने आने की जुर्रत कोई नहीं करता और वो आपकी तौहीन करके चली गई। वो और भड़का रहा था। उसकी तबीयत तो मैं सेट करूँगा, वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। खान घर आया। खान साहब, आप शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? उसने कहा तो खान ने कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं उस 2 टके की लड़की से शादी करूं? मैं उसे मारने का सोच रहा हूं और तुम फजूल बकवास कर रहे हो? खान साहब ठंडे दिमाग से सोचिए। मार के आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी तो जिएगी भी और मरेगी भी। आपके सामने रहेगी तो जैसे मर्जी बदला लें, आप कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। उसने कहा। मुझे नफ़रत है उससे। खान चिल्लाया। खान साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। फिर वो खान के करीब आया और कान में कुछ कहता रहा। उसकी बात सुनकर खान की पलकें जोश से उठी, जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। लेकिन मसला सानिया का था। खान ने कुछ सोचा और फिर बोला। पाशा, मेरी स्विट्ज़रलैंड की टिकट बुक करवा। 5 दिन बाद खान स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए तैयार था। पाशा एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था। पाशा, तुम जानते हो ना तुमने क्या करना है? खान ने रवानगी से कबल कहा। जी सर, आप फिक्र न करें, पाशा ने जवाब दिया। मेरे आने तक सब कर लेना। और हाँ, वो डील भी अब तुम ही देखोगे। मुझे वापसी पर कोई बुरी खबर मत सुनाना। खान ने पाशा को ताकीद करते हुए कहा। समझ गया सर, पाशा ने सर का इशारा करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। सानिया बैठी टीवी देख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सानिया ने दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गई। भैया आप? सानिया ने खान को देखा तो खुशी से मुंह खुला का खुला रह गया। ये नाकाबिले यकीन बात थी क्योंकि खान सानिया को बगैर बताए चला आया था। क्यों मैं नहीं आ सकता? खान मुस्कुराते हुए बोला। इट्स रियली सरप्राइज्ड। सानिया खुशी से उछलते हुए बोली और भाई के गले लग गए। कैसी है मेरी गुड़िया? खान ने सानिया के सर पर बोसा देते हुए कहा। मैं ठीक भैया, आप कैसे हैं? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, वैसे का वैसे ही, खान ने जवाब दिया तो सानिया मुस्कुराई। अच्छा मैडम, अब अंदर भी आने दोगी या यहाँ से ही चला जाऊँ? खान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, आपको जाने देती हूँ मैं भला। सानिया शरारत से बोली और खान का बाजू पकड़े अंदर ले आई। खान अंदर आकर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो हैरान ही रह गई। कम से कम बता तो देते। सानिया को यकीन ही नहीं आ रहा था। बता देता तो सरप्राइज़ कैसे होता? खान बोला। ये भी है। सानिया मुस्कुराई। तुम्हारा शौहर किधर है भाई, नज़र नहीं आ रहा? खान ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। सानिया ने जवाब दिया। तुम खुश हो ना, कोई मसला तो नहीं है ना उससे? खान ने सानिया को गौर से देखते हुए कहा। नहीं नहीं भैया, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरे। मैं बहुत खुश हूँ, बस आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए वापस आ रही थी। सानिया ने जवाब दिया। मुझे याद किया मेरी गुड़िया ने और मैं आ गया। खान ने हंसते हुए कहा। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सानिया ने कहा। तुम कब से चाय बनाने लग गई? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ और मैंने कुकिंग भी सीख ली है पूरी। सानिया ने खफकी से कहा। उसी लम्हे हसन हाथ में कुछ चीज़ें पकड़े घर में दाखिल होता है और हैरत का एक झटका लगता है। खान भाई आप? हसन हैरान होते हुए बोला। हाँ भाई, मैं हैरान क्यों हो रहे हो मुझे देख के इतना? खान उठते हुए बोला। नहीं, आप अचानक बगैर बताए आ गए ना। हसन खान के गले मिलते हुए बोला। तो क्या पहले पूरे स्विट्ज़रलैंड में ऐलान करवाता कि मैं आ रहा हूँ? खान तंज करते हुए बोला। नहीं, मेरा मतलब कि कॉल तो कर देते, मैं आपको लेने ही आ जाता एयरपोर्ट पर। हसन बैठते हुए बोला। तुम फिक्र ना करो, मुझे लेने वाले बहुत है यहाँ। खान बोला। क्यों भाई, तुम मेरी बहन से कुकिंग करवाते हो? खान ने बनावटी गुस्से से कहा। नहीं खान भाई, मैं बहुत रोकता हूँ पर इसे बहुत शौक है कुकिंग का, ज़िद करके खाना बनाती है। हसन ने हंसते हुए कहा। वाह भाई, हिम्मत है तुम्हारी जो इसके हाथ का बना खाना खा लेते हो। खान ने सानिया की तरफ देखकर मजाक में कहा। भाई, सानिया मुंह बनाते हुए बोली।
मजाक किया है भाई, खफा ना हो, खान ने कहका लगाया। हसन भी हंसने लग गया। पता है मुझे। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ, सानिया कहती हुई किचन की तरफ चली गई। इधर एसएचओ फराज दिन रात लगा हुआ था। एक वक्त में वो एक केस पर ही तो तवज्जो दे सकता था, लेकिन फिर भी जब वक्त मिलता वो मलाइका के मामले की भी जांच पड़ताल कर रहा था, क्योंकि वो किसी तरह खान को सलाखों के पीछे देखना चाहता था, इसलिए हाथ धो के पीछे पड़ गया था। आज उसने फिर रिदा को कॉल करके बता दिया था कि उससे मिलने आ रहा है। रिदा ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी कि जब मामला खुदकुशी का है तो फिर क्यों मिलना चाहते, लेकिन उसने हाँ कर दी थी। रिदा ने फराज को खान के मुतल्लिक मलाइका के घर वालों को बताने से मना कर दिया था। 3 बजे फराज रिदा के पास पहुंच गया था। रिदा ने चाय पेश करते हुए आने की वजह दरियाफ्त की। देखो रिदा, मैं इस केस में ज़ाती दिलचस्पी ले रहा हूँ। मेरी भांजी की भी वो दोस्त थी, उसने कहा कि मैं इस पर मज़ीद तहकीक करूँ। क्यों मलाइका ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी? फराज ने झूठ बोलते हुए कहा। लेकिन वो तो खुदकुशी थी ना, रिदा ने ना समझते हुए कहा। थी तो खुदकुशी ही, लेकिन मैं वजह तक पहुंचना चाहता हूं। कहीं टॉर्चर तो नहीं किया गया, कोई जहनी दबाव या मजबूर किया गया हो खुदकुशी के लिए? क्यों, मैं जानता हूं खान को, फराज ने असल बात रिदा से छुपाते हुए कहा, क्योंकि वो बगैर सबूत के खान पर हाथ नहीं डाल सकता था। अब मुझसे क्या चाहते हैं आप? रिदा बोली। मुझे और जानना है मलाइका के बारे में और खान से राब्ते के बारे में, फराज कप रखते हुए बोला। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, रिदा ने कहा। खान ने कोई धमकी दी थी उसे? फराज जाने की कोशिश करता था। वो उसे रोकता था कि मुझसे दूर रहो वरना मार दूंगा, इसी हद तक धमकी दी थी, रिदा ने बताया। फराज सोचते हुए। अच्छा आखिरी बार उनकी कब मुलाकात हुई थी? फराज ने पूछा। 1 महीना पहले जब वो खान के फार्म हाउस पर गई थी। वो पहले भी बता चुकी थी, लेकिन एक बार फिर बताया। उसका मोबाइल गायब है, फराज ने तफ्शीश से कहा। उसका नहीं मुझे पता, शायद कहीं फेंक दिया हो गया या गिर गया हो, रिदा ने कहा। शायद, फराज ने कार जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ पता चला तो कॉल करूँगा आपको, फराज ने कहा। जी, रिदा बोली। इसके बाद फराज वहाँ से चला गया। रिदा उसके जाने के बाद कुछ देर सोचती रही, फिर काम में मसरूफ़ हो गई। इधर फराज को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करे। आखिरकार उसने खान से मिलने का फ़ैसला किया। अगले दिन वो खान के ऑफिस गया, लेकिन खान नहीं था। पाशा ने बगैर किसी वजह के आने से मना कर दिया। सुबह को नाश्ते के लिए खान, हसन और सानिया बैठे हुए थे। मुझे तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, खान बोला। वो दोनों गौर से सुनने लगे थे। हालात थोड़े नासाजगार हो गए, बिज़नेस में थोड़ा पंगा पड़ गया, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग पाकिस्तान ना हो, खान ने वजाहत की। लेकिन खान भाई, हसन बोला। मेरी बात सुनो, खान टोकते हुए बोला। मैं तुम्हें दुबई में बिज़नेस सेट करवा के दे रहा हूँ, तुम यही रहो जब तक हालात ठीक ना हो जाए, खान ने अपनी बात मुकम्मल की। लेकिन खान भाई, मेरे पेरेंट्स, हसन ने अभी इतना ही कहा था कि खान बोल पड़ा। उनको भी यहीं बुला लो। देखो हसन, मेरे दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं, सानिया मेरी कमज़ोरी है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। खान चुप हुआ। हसन चुप बैठा रहा। वो समझ गया था कि खान ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अच्छा भैया, पाशा भाई कैसे हैं? थोड़ी देर बाद सानिया बोली। ठीक है, वो तुम्हें मिस करता है। बहुत तंग किया तुमने उसे, खान ने कहा तो सानिया ज़ोर से हंसी। मैं ना उसे जानबूझ के कह देती थी कि खान भैया ने कहा है ये चीज़ लेके फ़ौरन पहुंचो। हो जाता था तो आगे से डांट पड़ जाती थी, सानिया ने हसन को बताया। और वो और खान हंसने लग गए। बहुत डांट पड़वाई है तुमने उसे, खान बोला। लेकिन उन्होंने एक बार भी शिकवा नहीं किया मुझसे, बल्कि मैं जब सॉरी बोलने जाती तब भी कहते कि सॉरी ना कहा करें हम। मैं उनका मैम कह के बुलाना बहुत मिस करती हूँ, बल्कि यहाँ तक कि मुझे खान भाई से कुछ कहना होता तो पहले पाशा भाई से कहती। वो बेचारे मेरी खातिर डांट सुनते रहते। सानिया चुप हुई। हाँ, कहता है मेरी बहन है छोटी, मुझे तंग नहीं करेगी तो किसे करेगी, खान ने हल्का सा कहका लगाया। खान का मोबाइल बजा। लो, उसको याद किया और कॉल आ गई। खान बोला। हाँ पाशा, खान ने कॉल पिक करते कहा। सर, वो एसएचओ आया था, कह रहा था कि उस लड़की ने खुदकुशी आपकी वजह से की है। मिलना चाहता था आपसे, मैंने वापस भेज दिया। सर, भेजना नहीं था, समझा के भेजना था कि आइंदा कभी ऐसे मुंह उठा के ना आए, खान तल्खी से बोला। सर, समझा दिया है। और काम का क्या बना, खान ने पूछा। बस सर, इंतज़ाम हो गया है, जल्द ही खुशखबरी मिलेगी आपको, पाशा ने कहा। गुड, मुझे शिद्दत से इंतज़ार है, खान ने ये कह के मोबाइल रख दिया। टाइम रवां दवा था, हर चीज़ सही जा रही थी। मलाइका की मौत का गम भी हल्का हो गया था। समीर और रिदा हंसी खुशी वक्त गुजार रहे थे। उनकी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। हर कोई अपने अपने काम सर अंजाम दे रहा था। एसएचओ खान के पीछे पड़ा हुआ था। पाशा खान के मामलात संभाले हुए था और खान
आजकल स्विट्ज़रलैंड घूम रहा था। अगले दिन रिदा किचन में काम कर रही थी कि उसे एक अनजाने नंबर से कॉल आई। पहले तो उसने कॉल नहीं उठाई, लेकिन मोबाइल मुसलसल बज रहा था। कुछ देर सोचने के बाद रिदा ने कॉल पिक की तो एक अनजानी आवाज़ आई, आप रिदा ही हो ना? जी, लेकिन आप कौन? रिदा ने पूछा। मैं कौन हूँ ये छोड़िए, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। आप ज़रा अपना व्हाट्सएप चेक करें। ये कहते हुए उसने कॉल काट दी। रिदा हैरानी से कभी फ़ोन को देख रही थी। उसने जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ऑन किया तो समीर के नंबर से कुछ पिक्स आई हुई थी। रिदा ने वो देखी तो 440 वॉट का झटका लगा। वो वहाँ खड़ी खड़ी जम चुकी थी। एक आंसू उसकी गाल से बहता हुआ मोबाइल स्क्रीन पर गिरा। समीर के नंबर से जो तस्वीरें आई थी उसमें समीर और एक नीम बरहना लड़की थी। वो तस्वीरें उस लड़की की तरफ से ली गई सेल्फी तस्वीरें थी जो कि समीर के करीब बेड पर बैठी हुई थी, जबकि समीर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसकी शर्ट की बटन खुले हुए थे। रिदा ने वो तस्वीरें देखी थी कि एक वीडियो क्लिप आया जिसमें समीर नशे की हालत झूल रहा था। ये सब रिदा की बर्दाश्त से बाहर था। मोबाइल अभी उसके हाथ में ही था कि फिर उस नंबर से कॉल आ गई। देख लिया अपने मंगेतर के करतूत। रिदा ने कॉल उठाई थी कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बकवास है, ये सब झूठ है। रिदा तकरीबन चिल्ला उठी थी। मैं वैसे कहता तो आपने मानना नहीं था, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। देखिए, मैं समीर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं। बकवास कर रहे हो तुम? रिदा चिल्ला उठी। वो पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। आप बहुत मासूम है, मैं नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। वो मकार है। ये पिक्स मैंने खुद से सेंड नहीं की, बल्कि उसी के मोबाइल में से की हैं। वो मेरे पास आया हुआ है। मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर उसने कॉल काट दी। रिदा वही खड़ी रोई जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, उसका दिल नहीं मान रहा था कि समीर ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो रोते हुए सोच रही थी। उस रात वो रोती रही। उसने कई बार समीर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। अगले दिन दोपहर को समीर की कॉल आई। रिदा ने ना उठाई। उसने फिर कॉल की, लेकिन रिदा काट दी। समीर ने जब ये देखा तो बहुत अजीब लगा। उसने रिदा को मैसेज किया कि कॉल क्यों नहीं उठा रही, लेकिन रिदा ने कोई जवाब न दिया। समीर परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी। पहले तो कभी रिदा ने ऐसा नहीं किया था। आखिर 1 घंटे बाद रिदा का मैसेज आया था। उसने समीर को मिलने के लिए बुलाया था। मुकर्ररा वक्त पर समीर वहाँ पहुँचा तो रिदा पहले से ही मौजूद थी। रस्मी गुफ्तगू के बाद समीर उसके सामने बैठ गया। रिदा का लहजा थोड़ा बदला बदला सा था। खैरियत है रिदा? तबीयत तो ठीक है? समीर ने गौर से देखते हुए पूछा। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें? रिदा ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर कहा। समीर के पेशानी पर बल पड़े। रिदा ने मोबाइल उसके सामने कर दिया। समीर ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा और हैरानी से देखने लगा। व्हाट? उसका मुंह खुले का खुला रह गया। रिदा कुछ भी ना बोली। ये झूठ है, बकवास है। वो कभी मोबाइल को देखता, कभी रिदा को, जबकि रिदा की आंखों में आंसू थे। मुझे तो पता भी नहीं ये सब कब हुआ और ये लड़की कौन है। ये किसी की चाल है। समीर देखकर शशता रह गया। शट अप! रिदा चिल्लाई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कसम से मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। झूठी कस्में मत खाओ समीर। कोई कहता तो मैं कभी नहीं मानती, लेकिन ये पिक्स और ये तुम्हारे ही नंबर से सेंड की गई, इस बात का क्या मतलब? रिदा रो रही थी। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसे मुमकिन है? समीर उलझ के रह गया। भरोसा तोड़ा है आपने मेरा। ये मोहब्बत थी आपकी? अगर मोहब्बत ऐसी होती तो लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर। ये कहते हुए रिदा उठ खड़ी हुई। मेरा यकीन करो रिदा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। समीर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। यकीन ही तो किया था। रिदा उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बाहर निकल गई। मेरी बात तो सुनो। समीर उसको आवाज़ें देता हुआ उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। समीर सख्त परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो कल की तस्वीरें थी। कल तो वो एक दोस्त की तरफ था, बल्कि रात भी उसी की तरफ था। उसे शक हुआ क्योंकि वो सुबह देर तक सोता रहा था और जब उठा तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी उसका नंबर डायल किया, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। वो फ़ौरन उसकी तरफ गया, लेकिन गेट पे ताला लगा हुआ था। 2 दिन तक उससे रब्ता हो सका, ना घर मिला। समीर को यकीन हो गया कि ये सारी उसकी ही गेम है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्या वो रिदा को पसंद करता है? नहीं, वो ऐसा कैसे सोच सकता? उसे तो पता था मेरा दोस्त था, फिर ये क्यों करेगा? वो इसी सोचों में गुम था। रिदा उसकी कॉल नहीं उठा रही थी, ना मैसेज का जवाब दे रही थी। 2 दिन में समीर की हालत बिगड़ गई थी। किसी से बात नहीं कर रहा था। रिदा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बार बार मैसेज कर रहा था कि प्लीज़ एक बार बात कर लो। इधर रिदा को भी बार बार समीर की याद आ रही थी, लेकिन उस दिन के बाद समीर से बात करने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन उसके दिल के किसी गोशे से आवाज़ आ रही थी कि ये झूठ है, लेकिन वो पिक्स और वीडियो। समीर मिन्नतों पे मिन्नतें किए जा रहा था, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, लेकिन रिदा बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रिदा को तरस आ गया और उसने कॉल उठा ली।
समीर ने उसे यकीन दिलाया कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ तुम मुझसे एक बार मिल लो, मैं सब क्लियर कर दूंगा, ये साजिश है। लेकिन रिदा सुनने के लिए तैयार नहीं थी। समीर रोने लग गया था। जिसने रिदा को पगला के रख दिया था। मर्द इतनी आसानी से नहीं रोता, लेकिन जब रोता है ना तो उसकी मोहब्बत में कोई शक नहीं होता। अल्लाह ने औरत और मर्द में फ़र्क रखा है। मर्द बनावटी रोना नहीं रो सकता, जबकि औरत रो लेती है। इसी तरह औरत की मोहब्बत बनावटी हो सकती है, लेकिन मर्द की नहीं। शर्त यह है कि मर्द मोहब्बत करे सही। खैर रिदा मिलने के लिए मान गई। 2 दिन बाद दोनों मिले तो दोनों के चेहरे मरे हुए थे। समीर ने रिदा को पूरी बात समझाई कि उसने के साथ क्या बीता। मैं कैसे यकीन करूँ कि ये सच है? रिदा बोली। तुम्हें यकीन करना होगा। क्यों, तुम्हें मुझसे ज़्यादा किसी और की बात का यकीन है? रिदा कुछ ना बोली, बल्कि दूसरी तरफ देखने लग गई। बस मुझे इतना बता दो, तुम्हें मुझ पर यकीन है कि नहीं? समीर बोला, लेकिन रिदा चुप थी। मैंने कुछ पूछा है रिदा? समीर उसकी तवज्जो अपनी तरफ करते हुए बोला। खुद से भी ज़्यादा यकीन था आप पर, लेकिन रिदा ने इतना ही कहा था कि समीर बोला, जब यकीन हो तो फिर लेकिन कुछ नहीं होता। यकीन या तो होता है या नहीं होता। रिदा फिर चुप हो गई थी। आप कसम खाए के सच कह रहे हैं? तुम्हारी कसम, अपनी जान की कसम, समीर ने कहा। और वो वीडियो? रिदा ने पूछा। उसमें मेरा चेहरा देखा था? समीर ने रिदा से सवाल किया। नहीं, लेकिन शर्त तो आपकी जानिब थी, रिदा बोली। तो शर्त तो कोई भी पहन सकता है, समीर ने वजाहत की। थोड़ी देर तक दोनों में राजीनामा हो गया और समीर ने आइंदा किसी बात पे यकीन न करने और कभी नाराज़ न होने का वादा लिया। ज़िंदगी फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। दोनों वो बात भूल चुके थे। समीर सभी दोस्तों से मोहतात रहने लग गया था। उसका वो दोस्त गायब हो गया था। अगर वो मिल जाता तो समीर ने गोली मार देनी थी। 1 हफ्ते बाद दोनों का निकाह था। दोनों इस बात से बहुत खुश थे, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिर वो एक दूसरे के होने जा रहे थे। दिन मुकर्रर हो चुका था। फैसला हुआ था कि निकाह पहले कर देते हैं, रुखसती बाद में करेंगे। लोगों रिश्तेदारों को इत्तला दे दी गई थी। ये थी इसकी दूसरी एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर नहीं भी आई तो प्लीज़ पसंद कर लीजिए। मुझे तो सही लग रहा है ये नावल। पहले मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि मलाइका यार कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है, लेकिन फिर जब मलाइका की डेथ हो गई तो मुझे समझ आया कि अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट भी है। तो लेकिन कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कहानी अच्छी है, बेटर है, सुनी जा सकती है। तो इसीलिए मैं पढ़ने पर मजबूर हूँ कि आगे क्या होगा, इसका एंड क्या होगा। तो यकीनन मेरी तरह आप भी तजस्सुस के मारे हुए होंगे। तो फिर मिलते हैं इसकी 3rd एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।